अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता 2 दिन से सीज फायर हो चुका है। कल इसी हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत में जोहरी जंग हो सकती थी। अमरीका ने रुकवाई, पाकिस्तान और भारत को तजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंग बंदी पर रजामंद हुए। इससे पहले दोनों ममालिक जंग बंदी और पीछे हटने को तैयार न थे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक खिताब हुआ। ये खिताब एक हारे हुए शख्स का खिताब था। पूरे खिताब में उन्होंने सबूत देने की बजाय पाकिस्तान पर रवायती इल्जामात आयद किए और पूरे खिताब में वो ऑफ कलर नजर आए। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को अब ये नजर आने लग गया है कि उसके इक़्तिदार का सूरज गरूब होने लगा है। पाकिस्तान से हारने के बाद भारत भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लावा पकना शुरू हो गया है। लोग बीजेपी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि वो सफारतकारी और जंगी दोनों मैदान में बुरी तरह नाकाम क्यों हुए। वो राफेल तैयारे जिन्हें मोदी ने गेम चेंजर करार दिया था, वो पलक झपकते ही आग की नजर कैसे हो गए। और मोदी हुकूमत ये सब जवाब देने से इनकार कर रही है। आने वाले दिन कितने अहम है? क्या मोदी हुकूमत किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करेगी? क्या सीज फायर की खिलाफ वर्जी होगी? खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात कब शुरू होंगे? और क्या वाकई भारत अमेरिका की सालिसी कबूल करेगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल अरबी। अहमद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपके खुशामदीद कहते हैं। अहमद, सबसे पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हुआ। कल दोनों ममालिक के डीजीएमओस की गुफ्तगू भी हुई, लेकिन कल इंडिया से जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, भारतीय मीडिया ताहाल वॉर मोंगरिंग कर रहा है। ये सीज फायर बरकरार रहेगा आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो सीज फायर हुआ उसकी जो कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस में वो सीज फायर हुआ, उसको अपने जहन में जरूर रखिएगा। इंडिया का प्लान ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, वो तो रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए, सारा कुछ सामने आया कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है और कुछ पाकिस्तान का इलाका का कैप्चर करने का इनका प्लान है। और वो अभी का नहीं है, वो बहुत अरसे का है। इनकी पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि जो इन्होंने नई पार्लियामेंट बनाई, उन्होंने उस पर नक्शा जो लगाया है उसमें पाकिस्तान को इन्होंने दिखाया है। फिर उस पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन पे अमित शाह ने, जो इनके मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा करके उसके एमपीएस और एमएनएस और जो लेजिस्लेटर्स हैं उसको हम यहाँ पे बिठाया करेंगे। तो ये फैक्चुअल सारी चीजें आपके सामने हैं। उसके बाद जो इन्होंने, इनकी वॉर मॉन्गरिंग थी, जो इनका रेटोरिक था, जिस तरीके की इन्होंने वेपन प्रोक्योरमेंट की, जो असलहा ये खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से पिछले 3 साल से स्पेसिफिकली, तो इनका प्लान यही था कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने उसको अचीव करने के लिए हमला किया पाकिस्तान पे, तो पहले ही मार्के में, पहले 5 घंटों में इनकी एयरफोर्स जो थी पाकिस्तान ने उसके 5 जहाज मार के गिरा दिए। बदले में पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ और टोटल एयर सुपीरियरिटी हमारे पास थी। फिर उसके बाद इन्होंने ड्रोन्स वाला सारा अपना ड्रोन वॉरफेयर एक्टिव करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसको भी इनको मार के गिरा दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक्स किए, तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो स्पाइनल कॉर्ड थी, मल्टीपल जगह से इनकी मिलिट्री की वो फ्रैक्चर हो गई। और वो राफेल का जो एक जोन था वो भी खत्म हुआ। जी, तो इस बीटिंग के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि हम अपना ऑब्जेक्टिव फिलहाल अचीव नहीं कर सकते, हमें थोड़े से पॉज की जरूरत है, सो दैट वी कैन रीग्रुप एंड रीऑर्गेनाइज। नरेंद्र मोदी ने जैसे कल का कि ऑपरेशन सिंदूर पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ। सो ये रीग्रुप कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को। अब इनका प्लान ये है कि ये यूज करेंगे ग्राउंड इन्वेजन को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। वो कब करते हैं? वो बहुत जल्दी करेंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन इनसाइड इंडिया है वो ये है कि मोदी अगर एक हद से ज्यादा वेट करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी जो आइडियोलॉग है आरएसएस का, उसकी ट्वीट है, उसने कहा हमारा मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, मोदी उसको अचीव करने में नाकाम रहा है, हमें योगी आदित्यनाथ को अब लेके आना है। तो जो सिग्नलिंग है ग्राउंड के ऊपर वो सारी यही है कि ये दोबारा से कोई मिस एडवेंचर प्लान कर रहे हैं और यान करिए पाकिस्तान के ऊपर दोबारा। और आपने खुद भी ये बताया कि जो उनका मीडिया और स्पेशली जो पॉलिटिकल रिटोरिक है वो भी इस चीज को बैक कर रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि इस वक्त मोदी हुकूमत अपोजिशन और मीडिया के हाथों सख्त दबाव में है, क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार पूछ रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने सीज फायर का ऐलान किया तो क्यों किया। और उधर से उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान को मसला कश्मीर दोबारा आलमी सतह पर उजागर करने का क्रेडिट दे रहे हैं।
तो यू आर सेइंग कि मोदी प्रेशराइज हो सकते हैं और फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकती है भारत सरकार। देखिए, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही देख लें पिछले 2-3 दिनों में, तो वो बहुत नर्वस है, वो बहुत एंग्शियस है, वो बहुत डरा हुआ है और वो हर तरह की गलतियां कर रहा है। आपने वो तकरीर उसकी देखी नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर ही हमला कर दिया, यानी हैप्पैज़ार्ड किस्म का एक एंग्शियस नी जर्क रिएक्शन उसकी तरफ से आ रहा है। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बुरा हाल होगा इनका 2-3 घंटे की जंग में, वो भी 10 साल की 12 साल की तैयारियों के बाद। तो जाहिर है खौफजदा हैं। और एक फैशिस्ट जो होता है, आप दुनिया के जितने भी फैशिस्ट को आप पढ़ लें, आप ये देखेंगी कि वो फैशिस्ट अपने इक्तदार को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे खत्ते को, पूरे कॉन्टिनेंट को जंग के अंदर झोंक देते हैं। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं नरेंद्र मोदी से। आफ्टर ऑल ही इज द बुचर ऑफ गुजरात। तो एक बुचर से आप और क्या एक्सपेक्ट, जब गुजरात का में उसके पास इन्फ्लुएंस था तो उसने गुजरात में कत्लेआम किया। अब वो इंडिया के पूरे इंडिया का उसके इन्फ्लुएंस है उसके पास, अब वो जंग कर सकता है, अब उसके पास इंडियन आर्मी उसके कंट्रोल में है, तो जाहिर है वो वही करेगा जो वो कर सकता है। क्योंकि मोदी साहब ने कहा कल के कोई भी टेरर एक्टिविटी हुई तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये तो फिर ऐसे ही हो सकता है जिस तरह से उन्होंने पुलवामा का किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कोई रीजन बना के, और वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। एक नया डॉक्ट्राइन उन्होंने दे दिया हुआ है वॉर के लिए। इसके अलावा मजीद कौन से अहम फैक्टर्स हैं जिनसे आपको लगता है कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो सकती है? देखिए, इसी तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई कर लेंगे, पहलगाम का जिस तरह से इन्होंने ड्रामा किया, अभी 1-2 दिन से वो फेक न्यूज फैलाते रहते हैं कि कोई ड्रोन्स फलां जगह पे फिर रहे हैं, फलां जगह पे फिर रहे हैं, सेंसेशनलिज्म फैलाते चले जा रहे हैं इंडियन मीडिया भी। तो इसी तरह का कुछ ना कुछ करेंगे। हम जब इन्होंने पहलगाम किया था, हम तो उस वक्त भी तैयार थे फॉर एन ऑल आउट वॉर, और अभी भी हम एक एक्सटेंडेड वॉर के लिए तैयार हैं। देखिए, जंगे जो पिछले दुनिया की तारीख में हुई है, हर जंग में कोई जीतता है कोई हारता है, किसी को ज्यादा नुकसान होता है, किसी को कम नुकसान होता है, और हमेशा कोई ना कोई हमला करता है, और हमेशा मिसकैलकुलेशन कोई ना कोई फरीक करता है। तो इंडिया इस वक्त इतनी ग्रेव मिसकैलकुलेशन ये लोग कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ अब इनका इस ऐसे स्पॉट पे ये फैशिज्म इंडिया का पिछले 10-12 साल के बाद इतना ज्यादा इन्होंने इंजेक्ट कर दिया अपनी पॉपुलेशन के अंदर ये फैशिज्म। आपने देखा कि जो इनका फॉरेन सेक्रेटरी था इंडिया का, उसने सिर्फ अनाउंस किया डी एस्केलेशन के बारे में, उसने कहा जी हमें मार पड़ी, हम डी एस्केलेशन कर रहे हैं, वो जो भी उसने बयान दिया। उसकी बेटी को रेप थ्रेट्स देना शुरू कर दिए इंडियन पॉपुलेशन में ये बीजेपी के फॉलोअर्स ने, टू द एक्सटेंट कि उसको अपना ट्विटर लॉक करना पड़ा। आप इमेजिन करें, पाकिस्तान का नहीं, वो इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी। और ये वो नताइज हैं जिस नफरत और तकसीम की मोदी बात करते हैं। जी बिल्कुल, और वो पूरे इंडिया में आपको नजर आ रहा है। इतनी रेडिकलाइज सोसाइटी, आप देखें इनकी बॉलीवुड को आप उठा के देख लें पिछले 4-5 साल से, कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल, गदर 2, ये सारी वो मूवीज, सीक्रेट गेम्स, ये सारी वो मूवीज और शोज हैं जो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम हेट्रेड, जीनोफोबिया कूट कूट के इनमें भरा हुआ है। और बॉलीवुड इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा बिजनेस किया। तो जो लिटरेचर होता है या सिनेमा होता है किसी भी सोसाइटी की, डिपिक्ट करता है कि वो मेंटली कहां पे खड़े। तो इन्होंने जो रेडिकलाइजेशन पोलराइज कर दिया इंडिया को, तो जो पॉपुलेशन इस वक्त इनके साथ है, जो इस वक्त इक्तदार में है, जिसकी आवाज जिसके पास इस वक्त पावर है, वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। वो मोदी को सुकून नहीं लेने देगी, वो पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं कर सकते। सो ये जो फाइनल बैटल इस वक्त, ये जो अब ये जंग शुरू हो चुकी है, मैं बार बार हर किसी को यही कह रहा हूं कि बैटल खत्म हुई है, वॉर इज फार फ्रॉम ओवर। ये लंबी चलेगी जंग, और इंशाल्लाह ये मोदी खुद अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फैशिज्म की वजह से इंडिया को दोबारा से छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर देगा। ये जहां पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर इनकी तवज्जो आ रही है कि ये नहीं देख सक रहे कि खालिस्तान के अंदर बहुत शदीद बगावत और आज़ादी की तहरीक बहुत जान पकड़ चुकी है। ये नहीं देख रहे कि 7 सिस्टर स्टेट्स इस वक्त आज़ाद होने के लिए फिर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मणिपुर के अंदर क्या आज 12वां या 13वां दिन है 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है, और वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पे चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो लोग जो हैं वो भी इंडिया से आजादी की इस वक्त बात कर रहे हैं, पिसे हुए हैं वो लोग। और वहां पे जो आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल है वो बहुत तेजी से जान पकड़ी। इंडियन आर्मी को वहां पे बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है उसको इन्होंने दोबारा से एक्टिव कर, पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त मार्क्सिस्ट माओइस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, तकरीबन कोई 53 फ्रीडम बिल्कुल तहरीकें चल रही हैं मोदी के खिलाफ, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं मोदी के अंदर
भारत के अंदर मोदी के लिए। कल नरेंद्र मोदी ने कौम से जो खिताब किया वो भी एक हारे हुए शख्स का खिताब मालूम हो रहा था। उनके पास अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ठोस शवायद और कामयाबी की अदना सी मिसाल भी मौजूद नहीं थी। तो आपको क्या लगता है ये चैलेंजेस जिनका भी आपने जिक्र किया, जो भारत के अंदर मोदी को सामना करना पड़ा है, और जो दूसरा एक एक्सट्रीम वर्जन है जो कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं मोदी को कि वो कोई ना कोई फिर कोई मिस एडवेंचर करें, आपको लगता है इन दोनों में से कौन से हावी आ सकते हैं चैलेंजेस? देखिए, इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, इंडियंस का, इंडियन स्पेशली जो थिंकिंग मशीनरी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये है, और हर तरह के फैशिस्ट का ऐसे ही होता है, इनको ये लगता है कि जो इंटरनल टर्मॉइल है, जो इंटरनल केओस है, जो इंटरनल फिक्शन है, जो इंटरनल फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 120 प्लस आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं इंडिया में, 120 जो रिकग्नाइज्ड हैं, और इनको ये लगता है कि उस सारे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो अंदर केओस है, उससे बचने का एक तरीका ये है कि हम अपनी अटेंशन जो है आउटवर्ड एक एनिमी फिगर क्रिएट करें और उसकी तरफ हम चैनल कर दें, तो इंडिया के अंदर जो है वो अमन और सुकून हो जाएगा और ये फ्रीडम स्ट्रगल्स खुद खत्म हो जाएंगी, विच इज सुसाइडल। ये खुदकुश एक सोच है इंडिया की कि इनको ये लगता है कि ये अपने इंटरनल टर्मॉइल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये, वो रॉ के डॉक्यूमेंट में भी क्लियरली लिखा था कि अगर ये जंग एक्सपैंड कर गई, एक्सटेंड कर गई, प्रोट्रैक्टेड वॉर हो गई, तो 12 से 15 दिनों के अंदर हमें बहुत शदीद नुकसान होना शुरू हो जाएंगे पीछे मुल्क के अंदर। और उन्होंने लिखा हुआ था कि नागालैंड और 7 सिस्टर स्टेट्स और खालिस्तान और इवन कश्मीर के अंदर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सेव नहीं रहेंगे। हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है। बिल्कुल। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना वाजिद की रजीम तब्दील हुई, क्या इंडिया में भी मोदी रजीम तब्दील हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये होगा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर मोदी की जो हसीना वाजिद की रजीम चेंज होकर एक बिल्कुल ऑपोजिट रजीम आई। इंडिया के अंदर अगर मोदी को चेंज करते हैं, जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस वक्त है, जो जियो पॉलिटिकल सोशल और इनका जो इकोनॉमिक फैब्रिक इंडियन सोसाइटी का इस वक्त इन प्लेस है, उस सिचुएशन के अंदर अगर मोदी को चेंज किया तो योगी या योगी जैसा ही कोई आएगा, कोई फैशिस्ट ही आएगा जो मोदी से भी ज्यादा बड़ा फैशिस्ट होगा, कोई बुचर ही आएगा। सो ये कहना कि मोदी को चेंज करके कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी या कोई प्रो पाकिस्तान आ जाएगा या प्रो पी पाकिस्तान ना भी है, कोई अमन पसंद आ जाएगा लीडर, तो वो ऐसा आई डोंट थिंक कि आजकल के इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि बीजेपी हुकूमत आवाम को बेवकूफ तो बनाने के लिए पूरे मुल्क में 11 दिन के लिए मार्च करने जा रही है। आगे बिहार में इलेक्शंस भी हैं, तो इन इलेक्शन पर भारत की इस बदतरीन शिकस्त का कितना असर पड़ेगा? ये बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बिहार के इलेक्शंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बीजेपी का ग्राफ बहुत ज्यादा गिर गया है, मोदी का ग्राफ बहुत ज्यादा गिर गया है। जो इन्होंने पिछले 10-12 साल से अपने फॉलोअर्स को फीड किया, जो नफरत फीड की, अब वो इनको वापस आके बाइटिंग देम बैक। जो मीडिया इन्होंने खुद क्रिएट किया, अर्नब गोस्वामी, उसने इतना ज्यादा ओवर कमिट कर दिया कि अब आवाम ढूंढ रही है कि वो जो वादे और सारे तुम करते रहे हो इतने सालों से हमारे साथ, वो तुमने पूरे नहीं किया। और जब पाकिस्तान से मार पड़ी तो तुम 2-2, 3-3 घंटे के अंदर तुम्हारी आर्मी और एयरफोर्स बिल्कुल तबाह होकर रह गई। जाहिर है ये सारे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। आपने देखा उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें किस तरीके से उन्होंने कहा जी हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हम नुकसान होता है जंगों के अंदर, लेकिन हम अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। और पाकिस्तानी जी, और यहाँ पे पाकिस्तानी सबूत दिखा रहे हैं कि हमने तुम्हारा ये कुछ। तो जाहिर है उनका ग्राफ जो है वो बहुत तेजी से गिरा है और यही चीज इनको परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। ठीक, अगर मुज़ाकरात की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कब तक बाकायदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे? देखिए, अभी ऑनगोइंग फ्लूइड सिचुएशन है, अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि क्या हालात हो गए। घंटे घंटे के हिसाब से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो रही है और पिछले 12 दिनों से बहुत फ्लूइड सिचुएशन रही है। अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखें मुज़ाकरात कब शुरू होंगे। पाकिस्तान की कुछ लेजिटिमेट शराइत हैं। जाहिर है पाकिस्तान तो एक रेजोल्यूशन चाहता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की, और इंडिया हमेशा से अवॉइड करता रहा नेगोशिएशंस को और टेबल पे आके टॉक करने को। जाहिर है अभी देखें क्या बनता है। पाकिस्तान ने अपनी शराइत रखी हैं, इंडिया ने अपनी, वही जो इनकी शराइत होती है एक बिल्कुल एक रियलिटी से दूर, इस तरह की शराइत के जिससे वाज़े नजर आता है कि ये नेगोशिएशंस करना ही नहीं चाहते, ये डिप्लोमेटिकली चीज को हैंडल करना ही नहीं चाहते। अच्छा अहमद, आपको क्या लगता है क्या भारत ट्रंप को बतौर सालिस तस्लीम करेगा? क्योंकि भारत तो हमेशा कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत का हामी नहीं रहा।
देखिए, भारत सालसी उसी वक्त तस्लीम करेगा जब आप मिलिटरली भारत को मजबूर करेंगे। जब आपकी जो मिलिट्री माइट है या आपकी जो वॉर मशीन है वो इंडिया को मजबूर करेगी कि वो टेबल पे आए। आपने पिछले 10-15 साल में आपने देख लिया ना, आपने इंडिया से कहा हम टीटीपी के सबूत पूरी दुनिया के सामने आपने रखे कि टीटीपी को इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। आपने बीएलए के सारे सबूत दुनिया के सामने रखे, आपने कहा बीएलए को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। इंडिया ने 370-35 कश्मीर खत्म कर दिया। आपने पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा कि ये गलत किया है उसने बायलैटरली, ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, यूनिलैटरली खत्म नहीं हो सकता, आप कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। यूएन रेजोल्यूशंस की उसने एब्रोगेट किया, आपने पूरी दुनिया के सामने रखा। कुछ नहीं हुआ, भारत टेबल पे नहीं आया, भारत ने किसी को सालसी तस्लीम नहीं किया। लेकिन जब आपने ये ऑपरेशन जो किया और आपने इंडिया के अंदर मिसल मारे, आपने उनको मिलिटरली तबाह किया, आपने उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो उस वक्त फिर उसने अमेरिका को सालसी भी तस्लीम किया। फिर वो टर्की के पास भी गया कि आप मीडिएट करवाएं, फिर वो यूएई के पास भी गया कि आप मीडिएट करवाएं। तो अमेरिका को वो तस्लीम करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान मिलिटरली कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर पाकिस्तान मिलिटरली पावरफुली रिस्पॉन्ड करता रहेगा तो फिर हर तरह का सालसी इंडिया कबूल करेगा। अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो फिर वो नहीं कबूल करेगा। क्योंकि भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत मसला कश्मीर और सिंध तास मुआहदे पर बात करने को तैयार नहीं। कल मोदी ने भी बात की कि सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर बात होगी। आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के साथ इस मामले पे बैठेगा, स्पेशली सिंध तास जो मुआहदा है? देखिए, हमने क्लियरली कहा था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद कि पानी जो है अगर उसको रोकोगे तो विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। और सारी बात इंडस वाटर ट्रीटी पर ही शुरू हुई थी। और इंडस वाटर ट्रीटी, हम पाकिस्तानी पॉलिसी सर्कल्स में ये अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक सिम्टम है, बेसिक इशू तो कश्मीर का है। सो जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त एक विनिंग डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की शराइत के ऊपर ही पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करेंगे। ये कैसी बात है कि हम जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है हम उस पर बात करेंगे, हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात नहीं करेंगे? कश्मीर पे तो एज अ होल अब बात होगी और करनी पड़ेगी, मजबूरी है इनकी। बट अगर नहीं होते मुज़ाकरात तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं पाकिस्तान के पास। भारत अगर मुज़ाकरात पे नहीं आता तो डिपेंड करता है कि फिर भारत प्लान क्या कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अगर वो मुज़ाकरात पे नहीं आते तो जाहिर है फिर वो कुछ मिस एडवेंचर प्लान करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से यही साइकिल रिपीट होगा, वो दोबारा से मिस एडवेंचर रिपीट करेंगे। फिर पाकिस्तान के पास सैकड़ों हजारों ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान को रिटेलिएट करेगा, फिर उसके बाद दोबारा डी एस्केलेशन होगी। आना फिर उनको मुज़ाकरात के टेबल पर ही पड़ेगा और पाकिस्तान की शराइत पे ही आना पड़ेगा। बेहतर है अभी आ जाए, नहीं तो ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा, फिर दोबारा आएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी सऊदी अरब का दौरा कितना अहम है, स्पेशली अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में देखूं कि क्या इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि इस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान और इंडिया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख लें आप, अल जजीरा, CNN, BBC, या पूरी दुनिया के ममालिक की पल्स देख लें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है। इस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एक है पाकिस्तान इंडिया और स्पेशली कश्मीर जो है इन दोनों के दरमियान। सो पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को बहुत क्लोजली देख रही है, इंडिया को बहुत क्लोजली देख रही है, माइक्रोस्कोपिक हुए हैं इस वक्त ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो जहां पे भी आप रेस्ट एश्योर्ड कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त मीटिंग्स होंगी, जो विजिट्स होंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट के, चाइनीज कंट्री हेड के, रशियन जो हैं, हर जगह के ऊपर जो स्टेट हेड्स के विजिट्स होंगे उनमें लाजमी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया का मामला ज़ेर बहस लाजमी आएगा और इसके ऊपर हर किसी की कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपना कोई ना कोई किरदार प्ले कर सके, क्योंकि पूरे खित्ते के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये वॉर। कल ट्रंप ने कहा कि मैंने ये धमकी दी है कि अगर सीज फायर ना हुआ तो फिर तजारत नहीं होगी, लेकिन भारतीय मीडिया बीजेपी के सोर्सेज से ये कोट कर रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, यानी अमेरिकी सदर गलत बयानी कर रहे हैं। देखें आप, जो इनका इंडियन मीडिया है वो तो एक किसी किस्म की भी रिलायबल सोर्स नहीं है। वो जितनी मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है पूरी दुनिया में, अब उनके ऊपर आर्टिकल्स पिछले 2-3 दिनों में छप चुके हैं कि दुनिया का सबसे फेक मीडिया, झूठा मीडिया, इररिस्पॉन्सिबल मीडिया इंडियन मीडिया है।
सो इनकी जो बातें होती हैं वो ज्यादातर रेटोरिक होता है, वो पता नहीं खुद कह देते हैं, इनको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं, किस तरीके से दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है, इनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मीम्स बनी हैं वो पिछले 12 दिनों में इंडियंस के ऊपर बनी है, इनकी जी। मिस रिपोर्टिंग के ऊपर बनी है। लाहौर तक को इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे एक हमने बंदरगाह तबाह कर दी है। सो इंडियन मीडिया रिलायबल नहीं है, रिलायबल सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन की। और दूसरी बात ये कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है कि ट्रेड वाली और ये सारी, जाहिर है इनको इंडियंस तो अपने अंदर ये सोच के बैठे हुए थे कि अमेरिका भी इंडिया पे डिपेंडेंट है और चाइना भी इंडिया पे डिपेंडेंट है और रशिया भी इंडिया पे डिपेंडेंट है, और इवन उनको ये लग रहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो ये इनका थॉट प्रोसेस आप देखें कितना, इन्हें लग रहा था टर्की इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल। जाहिर है वो इनके अब जब हकीकत इनके सामने आ रही है तो दैट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। जब आपने पूरी दुनिया अपनी फेक बनाई हुई होती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रही होती है और सच सिंक इन कर रहा होता है, तो इट्स वेरी पेनफुल। तो जाहिर है अमेरिका का ये इस थ्रू आउट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान के नैरेटिव और स्टैंस को सपोर्ट करना इज अ मेजर सेटबैक टू द इंडियंस। और इसी वजह से आपने देखा कि इंडिया में ट्रेंड्स भी चल रहे हैं कि जयशंकर इंडिया की तारीख का वर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दफाई तजियाकार हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। सर, इंडिया ने पाकिस्तान को शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का जवाब देखा। दुनिया भर में मोदी जिल्लत की तस्वीर बन चुका है। ये जवाब देना कितना जरूरी था और कितनी बड़ी फतह है ये पाकिस्तान की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी और हम सबको भी जो नया पाकिस्तान ने जन्म लिया है थ्रू देयर रेजिलियंस एंड रिजॉल्व, आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। जी, मैं हमेशा ये कहा करता था और आपके टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर खास तौर पे सुनो पे तो मैंने कई दफ़ा कहा कि पाकिस्तान को इस चैलेंज में से बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपॉर्चुनिटी से नवाजा है। और फिर ऐसा ही हुआ जी कि पाकिस्तान ने जो डिफेंस का जो पोटेंशियल का और सबसे बढ़ के जो अनबाउंडेड रिजॉल्व का मुजाहिरा किया है। हमने अपनी जिंदगी में जंगें भी लड़ी हैं जी, इंडिया के खिलाफ भी, सियाचिन भी देखा, कश्मीर में भी डिप्लॉयड रहे बहुत अरसा, फिर फितना खवारिज के खिलाफ भी लड़े हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां भी जितनी दे सकते थे की हैं। लेकिन जो सबसे जिंदगी का फख्र के साथ और प्राउड मोमेंट्स हैं वो ये पिछले 5-6 दिन है जी, और स्पेशली इस ऑपरेशन के मार के हक के दरमियान जो टाइम गुजरा है, तो मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे अब जितना फख्र है शायद इतना पहले इतनी स्पिरिट ऑफ कोर्स पहले भी था, बट वो स्पिरिट अभी जो आई है वो पहले नहीं थी। अंडर एस्टिमेट देखें, आज भी मोदी साहब ने जो स्पीच की है उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि जी न्यू नॉर्म सेट की है। यस, उन्होंने न्यू नॉर्म बिल्कुल सेट कर दिया है, बट वो न्यू नॉर्म है पाकिस्तान के नए पाकिस्तान का जो जवाब आया है। कि जो आपने बात की कि वो अपने आप को कुछ घुमंड में चला गया था, मोदी बेसिकली तो एक नार्सिसिस्ट साइकी है, उसका इज अ साइकोपैथ, तो वो अपने आप को अब समझ बैठा था। खुद ही जो ट्विस्टेड एपिक है ना जी, उसने अपनी जो स्टोरी अपने बारे में बनाई है उसी का वो खुद शिकार हो गया जी। वो जो जब आप झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडा के ऊपर, फिर आप फिक्शन में रह के अपने एक तो कौम को आप फिक्शन में ले गए और खुद भी फिक्शन में रह के तो रियलिज्म से बहुत दूर चले गए। They thought कि पाकिस्तान इज डाउन एंड आउट इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो हम इनको ओवररन कर जाएंगे जैसे गाजा में फिर रहे हो या किसी ऐसी जगह पे, बट उनको मालूम नहीं था कि कैसा आएगा। तो हाईली अंडर एस्टिमेट किया जिन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान रिस्पॉन्स के बाद अब इनको बहुत टाइम लगेगा अपनी ये जो ओवरऑल जो अपनी रिस्पेक्ट है, ऑनर, डिग्निटी, जिससे वो नीचे गिरे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की नजरों में, अपनी सबसे बड़ी बात जो थी कि दुनिया की नजरों में भी गिरा, और सबसे बड़ी बात जो थी कि अपनी आवाम की नजरों में गिर गई। बिल्कुल, आज आप कहीं इंडियन से बात कर रहे हैं, जी हाँ, सवाल कर रही है जी, आप बाहर चले जाएं, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं। वॉशिंगटन को आपने देखा 24-36 आवर्स के बाद कैसे उन्होंने चेंज किया अपना स्टांस भी कह लें, या उन्होंने देख लिया, भांप लिया कि जिसको हम घोड़ा समझ रहे थे वो तो लकड़ी का घोड़ा निकला है। अगर वो पाकिस्तान को नहीं डील कर सकता, फिर उनके अपने जनरल ऑफिसर्स हैं, एक किरण इज अ लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा कि
I would prefer to fight India rather than fighting with this equipment in Pakistani hands. सर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में अमेरिका ने मुदाखलत करके वक्ती तौर पर तो हालात काबू में कर लिए हैं, मगर ये मसला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। आप इस सीज फायर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये ऐसे ही रहेगा या आपको लग रहा है कि फिर कोई वायलेशन होगी? इसका मुस्तकबिल अभी देखिए, इमीडिएटली तो इसको ये मेंटेन करेंगे। एम्बैरेसमेंट बहुत बड़ी है। They will try to go back to the drawing boards. पहले भी 2019 में जब लास्ट इन्होंने किया पुलवामा वाला, तो उसके बाद इन्होंने देखा कि जी हमें तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई है, जहाज भी गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने। असल में इनको हर दफा ये गलत फहमी हो जाती है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो देन दी क्रिएटेड एनवायरनमेंट थ्रू देयर प्रॉक्सीज, बलोचिस्तान के अंदर एप्लीकेशन करके और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एप्लीकेशन करके और फिर पाकिस्तान के अंदर फिर जो डिस्कॉर्ड इन्होंने पैदा करने की कोशिश की, ये फेक अकाउंट से डिजिटल टेररिज्म जिसकी हम बात करते हैं, वो बेसिकली तो मोस्टली इंडियन साइट थी या इंडियन अकाउंट। फिर आपने डिसइंफो लैब की इनकी हिस्ट्री देखी हुई है, इनके जो प्रॉक्सीज को यूज करते हैं, कुलभूषण की याद में शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। फिर गुरवंत सिंह का जो हायर फॉर मर्डर का प्लॉट है अमेरिका में, वो हमारे सामने मिसाल मौजूद है। कनाडा के अंदर जो मर्डर किया इन्होंने अपने सिख लीडर का, तो ये इनकी मिसालें हैं। ट्रूडो इनके बारे में कह रहे हैं। तो ये अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी था इनका टेररिज्म। दे थॉट कि उसकी एप्लीकेशन के बाद हमने पाकिस्तान को वीक कर दिया, बट ये उल्टा साबित हो गया। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब दुनिया को भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर रिएक्शन। अब इन्होंने रिएक्ट करना ही करना है। तो ये दुनिया भी अब समझेगी। जब इनको टेस्ट अप्रूवल अगर कहीं से मिल जाती थी या शेयर मिल जाती थी अपने इकोनॉमिक ट्रस्ट की वजह से कि ठीक है पाकिस्तान को तुम, अब वो 10 दफा इनको रोकेंगे। इन्होंने पूरा वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को, वो कहते हैं ना, वो बेइज्जती उसकी करवा दी, उसको डाउन द ड्रेन कर दिया एज कंपेयर टू द चाइनीज टेक्नोलॉजीज या जो पाकिस्तान के कोलैबोरेशन के साथ चीजें यूज हुई हैं। तो ये इस वॉर ने इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया। मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान से थोड़ा कम हो रहा था या थोड़ा सा शक शुबा उनको हो जाता था, और इंडिया के साथ वो बड़ा प्यार सलूक की बातें, या इनकी जो आईटी ने वहां पे अभी फायदे उठाने थे, या जो साइबर की चीजें हैं वो लेके जानी थी, या अपनी मिलिट्री की चीजें, ये जो कि इंटरेस्ट ले रहे थे, ये अपने रिटायर्ड मिलिट्रीज को भी यूज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। नोबडी विल लुक एट देम। वो तो देखे ना, मिडिल ईस्ट से अगर पैसे लगा के अपनी चीजें इंप्रूव करानी है, या किसी की कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, या कोई मैन पावर उनको चाहिए, तो दे वुड प्रेफर नाउ पाकिस्तान 100 टाइम्स। वो ऑलरेडी भी करते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ जैसे हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट स्पेस इज ऑल्सो गॉन। जो वेस्ट और अमेरिका के इनके ऊपर एक वो था शक शुबा था, वो भी दूर हो गया है। और अब तो चाइनीज एम्बोल्डन होने के बाद बात शजिया, इस बात को जरा समझिए कि जो रीजन की बाकी कंट्रीज है, जैसे बांग्लादेश अभी इनकी स्टूज से फारिग होने के बाद आजाद हुआ है, रीजन की बाकी कंट्रीज भी अब उनकी जो पिवटिंग है दैट विल बी मोर टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान रादर देन इंडिया। तो इंडिया ने जो न्यू नॉर्म सेट किया वो यही किया कि इंडिया इज नो मोर in the game in this region overall और internationally भी। सर ने काफी सारे दुश्मन बना लिए हुए हैं, बट सर इतलात ये भी तो है कि शायद इंडिया सीज फायर के बहाने कोई टाइम गेन कर रहा है और फिर ज्यादा ताकत से हमला करने का सोच सकता है। इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की, मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों की मैंने ये ट्वीट्स भी देखी। देखिए, वो with this narcissist in the office, he is a psychopath with हिंदुत्व माइंडसेट। क्योंकि मैंने अभी इनके एक स्पीकर की स्पीच सुन रहा था, आई डोंट नो, मे बी थोड़ी पुरानी हो। वो कहता है कि जब भी पाकिस्तान में चुनाव होता है वो कभी इंडिया की बात नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन भारत में जब भी चुनाव होता है इलेक्शन होता ही पाकिस्तान की उस पे अभी तो सॉरी, जब भारत में चुनाव होता है जी पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के एक और खड़ी कर लेता है और वो उसी की बात करना शुरू कर देता है। तो ये वहां पे भी अभी एक फीलिंग है। इनके एक शायर है राहत इंदौरी साहब, मेरे ख्याल में उनकी डेथ हो गई है। वो कहा करते थे कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कोई चुनाव है क्या। तो अभी तो ये स्ट्रिप होंगे जब अभी इनकी ये पॉलिटिकल ये बातें और जलसे और स्पीचेस अभी शुरू हो गई हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही है। आज वो गए हैं उधमपुर में अपने ट्रुप्स को मिलने के लिए। उनकी आपने पता नहीं बॉडी लैंग्वेज देखी है कि नहीं, एक हारे हुए लीडर की तरह, और ड्रामाबाजी। वो बेसिकली तो बॉलीवुड के इन पे भी असर हो गया। अंदर से उनकी जो कंडीशन है इस वक्त साइकोलॉजिकली, ही इज नॉट बैलेंस्ड, ही इज अ नार्सिस्ट। उसने इस ऐसे लीडरशिप के पास, अब तो दुनिया को हमने ये भी बावर कराना है, अदर देन हमारे जो इश्यूज है, कि अगर इसके पास न्यूक्लियर का कंट्रोल है, इस पर्सनैलिटी के पास, तो फिर द वर्ल्ड विल बी इम्पैक्टेड। अच्छा, न्यूक्लियर का खुदा ना खासा एक्सचेंज हो जाए पाकिस्तान और इंडिया को, तो बहुत नुकसान होगा।
दुनिया को जो एटमॉस्फेयर है, जो बिल्कुल, द चीजें क्लाइमेट हैं, चेंज वो सर, डिस्टर्ब हो जाएगी, एग्जैक्टली, हाँ जी। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम्म, तो इंसानियत, अब तो लोगों को बहुत, इसके मोदी का जो ऑफिस में रहना है, इट इज डेंजरस फॉर इंडियंस आल्सो। एंड इस आई चीज का थिंक मोदी इंडियंस भी को ये एहसास चीज होना खुद चाहिए भी कि वो अपनी फोर्स ही कंट्री कर रहे हैं कि उनको आगे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, हम सीज फायर मुआहदे और इंडिया की मूवमेंट्स पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए होंगे, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में जब कशीदगी बढ़ जाए और फिर सीज फायर हो तो मिलिट्री मशीन्स रोल बैक करने में कितना वक्त लगता है? देखिए शाजिया, बात इस तरह है कि पाकिस्तान 24/7 अपने आप को गेयर्ड अप रखता है अगेंस्ट इंडिया। देखिए ना, आपको कोई पता चला कि कितनी मूवमेंट्स हुई हैं, ट्रुप्स किधर मूवमेंट है, आपको सड़कों पे कोई ट्रुप्स का आना जाना नजर आए? ऑलरेडी वी आर इन पोजीशन। ये समझते हैं कि हमारे वेस्ट में ट्रुप्स लगे हुए हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमने अपनी कॉन्टीजेंसीज बनाई हुई हैं जी। उसकी वजह यह है कि इंडिया दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है और खुद भी करता रहता है कि दे थिंक देयर इज अ स्पेस फॉर वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कहता है जी वॉर की स्पेस है थोड़ी सी, और वो ये दिखाना चाहता था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के बाद पाकिस्तान यही कहता है कि देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये चीज हो गई, एस्केलेशन देखे ना कहां से हुई है। एक दिन के अंदर अंदर आपका मिसाइल एक्सचेंज हो रहे थे। बिल्कुल। तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस फिनोमेना। जब मिसाइल्स एक्सचेंज हो जाए तो वॉर हैज गॉन टू वेरी हाई एस्केलेशन लेडर्स। फिर पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, आप दिल्ली तक पहुंच गए हैं, आपने साइबर में जो उनको मारा है, आपने एयर में उनको मारा है, जो कश्मीर में उनकी पोस्टों की हालत की है, जो मिलिट्री का रिस्पॉन्स किया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, डीप इनटू देयर टेरिटरी, लोग उनकी पोस्टें छोड़ के व्हाइट फ्लैग्स लगा रहे थे। तो दे आर एम्बेरस्ड एंड गॉन। आज मैं राजनाथ साहब जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आई डोंट नो कोई फाइल पिक्चर थी या वो अभी लाइव पिक्चर थी, वहां पे मैंने उनके एयर चीफ को मिसिंग देखा जी, वाज नॉट प्रेजेंट देयर। वो उन्होंने कहा तो है तमाम मिलिट्री चीफ्स बैठे थे, बट ही वाज नॉट देयर। इट मीन के समथिंग इज नॉट गुड एट दैट उनकी साइड पे। लेकिन पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, नो डाउट पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। बिल्कुल सर, भारत का तर्ज अमल तो मुसलसल जारहाना होता जा रहा है। हमने देखा है किस तरह से 2016 से लेकर अब 2025 तक भारत ने मरहलावार हमले बढ़ाए हैं, और अभी भी ऐसे लग रहा है, आप जिस न्यू नॉर्म की बात कर रहे हैं कि भारत उसको न्यू नॉर्मल बना सकता है, तो पाकिस्तान की हिकमत अमली इस सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? देखिए शजिया, वो न्यू नॉर्मल नहीं बना सकता ना, हम गलत डिबेट कर रहे हैं। ये जो लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं कि जी भारत ने न्यू नॉर्मल तब सेट होता अगर हम रिस्पांस ना देते। न्यू नॉर्मल ये सेट हो गया कि पाकिस्तान मारता है और बहुत मारता है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। दुनिया को पहले ये पता था कि भारत बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, ये पाकिस्तान को ओवररन कर जाएगा। पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड करके जब उसकी मिलिट्री को इररेलेवेंट कर दिया, उसके जितने भी मिलिट्री एक्शन थे उनको जीरो करके पनिशमेंट दिया उनको। आपने 26 जगहों पे अटैक किया, आपने 6 उनके जहाज मार गिराए हैं। तो न्यू नॉर्मल तो पाकिस्तान ने सेट कर दिया है। आई डोंट नो कि लोग क्यों। आई एब्सोल्युटली एग्री दिस एंगल टू। आई मीन दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। बिल्कुल सही। तो आपने तो मारा है उनको। न्यू नॉर्मल ये सेट हो गया कि पाकिस्तान को एक मारोगे तो वो 2 मारेगा, और इस थप्पड़ की गूंज उसको बड़ी अरसा रहेगी। ये पॉलिटिकल गेमरिंग है। पाकिस्तानी जरा थोड़े से हम वो सोच में ज्यादा पड़ जाते हैं, वो स्टार्ट रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। वो आज हमला करें अभी तो पाकिस्तान क्योंकि हम इसलिए सोचते हैं ना, पाकिस्तान ने दिया है एग्जैक्टली क्योंकि सर हम इसलिए सोचते हैं ना कि पहले पुलवामा हुआ, फिर अब अप्रैल में पहलगाम का वाकया हुआ, तो नरेंद्र मोदी सियासत बचाने के लिए जिस तरह का वो साइकोपैथ है, वो तो मजीद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। तो उसकी मेहरबानी है, वो इसी मोड में रहेगा तो पाकिस्तान में ज्यादा यकजहती होगी, पाकिस्तान ज्यादा थ्राइव करेगा। देखिए पाकिस्तान इज अ कंट्री शजिया जिसके ऊपर आप सैंक्शंस लगाते हैं तो ये अपना एटम बॉम्ब बना लेते हैं, इसके ऊपर आप मजीद सैंक्शंस लगाते हैं तो ये अपना मिसाइल प्रोग्राम कर लेते हैं। दिस इज अ कंट्री विच हैज शोन रेजिलियंस, और जितने क्राइसिस इसके लिए क्रिएट होते हैं उतना ये निखर के सामने आता है जी। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री आल्सो। पाकिस्तान स्टेबिलिटी की निशानी है, पाकिस्तान पीस की निशानी है। हमारे 3-4 इश्यूज हैं वो इंडिया के साथ हैं। हॉट प्लेस है कश्मीर जो है, इट इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। पहले बिल क्लिंटन 2000 में भी ये कह रहे थे, अब भी जेडी वैंस भी जब वापस उन्होंने कहा इट इज अ डेंजरस प्लेस। और अब जो ट्वीट आई है या जो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ट्रंप ने जो अभी एक्टिवेट हुए, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये तो न्यूक्लियर क्लैश की तरफ जा रहा था। जब वाशिंगटन को जब अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान तो रुक ही नहीं रहा, पाकिस्तान हार मानने को तैयार है, पाकिस्तान तो मारेगा, और अब उसको डर लग गया कि ये इंडिया को इसने बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया, तो मेरा जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस रीजन के अंदर, या जो सो कॉल्ड मेरा वॉच डॉग है,
वही मारा गया तो मेरी तो सारी जो पॉलिसी है इस रीजन की वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बहरहाल अभी वॉशिंगटन भी 6 दफा सोचेगा कि इस लकड़ी के घोड़े पे मैंने क्यों अपना सारा एफर्ट लगाई है। दे विल बी स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू पीपल, न्यू अलायंसेस एंड न्यू अप्रोच टू देयर स्ट्रेटजी। एम्बोल्डन हुआ है चाइना की, देखे सक्सेस है, रीजन की सक्सेस है, बेसिकली स्टेबिलिटी और पीस की सक्सेस। बिल्कुल, आपने जिस तरह से चाइना की अब बात की है, तो हालिया कशीदगी में दरअसल चीन के हथियारों जो पाकिस्तान के पास थे और मगरबी हथियारों जो भारत के पास हैं के दरमियान एक तरह का मुकाबला भी हुआ। चीनी फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स आसमान तक पहुंच गए। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर इसका कितना असर पड़ा है और ये इवेंचुअली कितना डैमेजिंग होगा इंडिया के लिए? देखिए, चाइना जो है वो पाकिस्तान और चाइना और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, कोई थोड़े बहुत अगर बीच में कोई दरारें डालने की कोशिश भी कर रहा था तो आई थिंक पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को ये समझने की जरूरत है कि चाइना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। चाइना हमारा बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप ना करें या वेस्ट की तरफ ना करें। वी हैव टू लुक ऑल अराउंड जी। लोग अपने इंटरेस्ट को गार्ड करते हैं। ऑफ कोर्स चाइना ने इस क्राइसिस में पाक के साथ खड़े होकर इन ऑल एस्पेक्ट्स जो स्टैंड लिया है उसका हैट्स ऑफ टू देम। देयर आर, हमें और स्ट्रेंथन करनी होगी क्योंकि अभी कलेक्टिव सिक्योरिटी का दौर है। कोई मुल्क अकेला जो है वो चीजों को, खासतौर पे ये जो टेररिज्म प्रॉक्सीज अभी देखे ना, ये गुस्से में है। गुस्से की इनकी हालत यह कि तुर्किया को गालियां दे रहे थे। इन्होंने अपने जो विक्रम, वो अपना मिश्री साहब है जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनको लाइफ थ्रेट्स देनी शुरू कर दी। उनको अपना अकाउंट अपने एग्जैक्टली ब्लॉक करना पड़ गया। हिंदू ऑफिसर्स ने मारा है जी, जो सिख एयर चीफ हैं उनको 4 बंदों ने, 4 ऑफिसर्स ने मारा है। सो दिस इज देयर कंडीशन। ये रातों रात बदल जाते हैं। ये जो कोई अगर सेन वॉइस, ये डीप स्टेट की एप्लीकेशन है, हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, हेट और नफरत, ये अपने लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, उनके घर जलाना शुरू कर देते हैं जो जरा सा कोई पॉलिसी इनकी गलत हो जाए या कोई। ये सब गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन जी, सेक्रेटरी जो थे, वो उन्होंने सिर्फ आगे कहा जी कि सीज फायर हो गया तो उनको लाइफ थ्रेट हो गई है। तो ये साइकोपैथ्स का मुल्क बना दिया है इसने। तो जब तक ये पिन निकला हुआ, हम वो मिलिट्री में कहते हैं कि पिन निकली हुई है तो इट इज वेरी डेंजरस। तो एग्जैक्टली वो पिन निकल गई है मेरे ख्याल से और वो पिन निकल चुकी है तो उसके असरात सामने आ रहे हैं। मजे की बात है, ये फटा अपने ऊपर ही है, इंडिया के ऊपर। टुडे द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडियंस एंड इंडिया इज मोदी, बीजेपी, आरएसएस मेंटालिटी। ये इंडियन लोगों को आप सोच रहे हैं, सिखों के ऊपर माइंड। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, दफाई तज्जियाकार थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।